बच्चों, जो हमारा दूसरा अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाला चल रहा है, इसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा में जो 3 आवेशों वाला निकाय होता है उसकी स्थिर ऊर्जा क्या होती है और कैसे ज्ञात की जाती है, तथा 4 आवेशों वाले निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला कैसे लिखा जाता है, इसको सीखा हम लोगों ने। आज इसी में जो अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अर्थात अगर किसी एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है, ठीक है, तो उसको घुमाने में यानी उस विद्युत क्षेत्र के भीतर विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य हमको करना पड़ेगा। तो पहले ये कार्य हम लोगों ने ये डेरिवेशन से हम लोग ये कार्य निकालेंगे तथा इसके बाद उस स्थिति में जो विद्युत द्विध्रुव है उसकी कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, क्योंकि किया गया कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो एट लास्ट हमको वही चीज निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जो हमको पढ़ना है वो अच्छे तरीके से समझ में आए, इसके लिए हमको इससे पहले अगर आप लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो ये दोनों वीडियो आपको देख लेने होंगे। अगर आपने देखा है तो फिर आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा, नहीं देखा है तो आपको वीडियो के ऊपर एक सजेशन का बटन आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है 2 आवेशों से मिलकर बना हुआ निकाय है, 2 बराबर और विपरीत आवेश -q और ये +q है। अगर ये इनको एक दूसरे से अति सूक्ष्म दूरी, जिसको हम लोग 2l लेते हैं, रख दिया जाए तो ये जो निकाय बनता है, इस तरह का ये जो निकाय बनता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, -q और +q से बना हुआ निकाय, यही क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये हम लोग जानते हैं। ठीक, ये तो ये वैद्युत द्विध्रुव होता है। और इस वैद्युत द्विध्रुव, जो भी वैद्युत द्विध्रुव होते हैं, इनका एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, 2ql। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ये इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब अगली चीज हम बात करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को जब किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र, और बाह्य विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, एक समान लेते हैं हम लोग। तो एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र ये भी पढ़ चुके हैं। जैसे एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र को हम कैसे दिखाते हैं, एक पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। ये हमारा एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया। एक समान का अर्थ है कहीं पर भी इस विद्युत क्षेत्र के भीतर कहीं पर भी हम जाएंगे तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मिलेगी, एक समान मिलेगी। ठीक है, तो अब इसमें जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, इसको अगर हम रख देते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, अब देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हमारी है, इधर जा रहे विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है। साथ ही साथ वैद्युत द्विध्रुव की भी अपनी एक दिशा होती है, जिसको हम उसके अक्ष से दिखाते हैं। तो इसकी जो अक्ष होती है, -q से +q को जो मिलाने वाली रेखा है, यही क्या कहलाती है, इसकी अक्ष। अर्थात इधर ये अक्ष हो गई इसकी, तो -q से +q को मिलाने वाली रेखा इसकी अक्ष कहलाती है। तो अगर वैद्युत द्विध्रुव इस बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र जो पहले से मौजूद है, इसमें अगर हम रख दें इसको, तो अगर हम इसको रख देते हैं, मान लेते हैं ऐसे हमने रख दिया, ये वैद्युत द्विध्रुव हमने ऐसे रख दिया, ये -q इधर हो गया और ये +q इधर हो गया, तो इसके अक्ष हम लोग जानते हैं ये हो गई। ठीक, अब देख सकते हैं इसके बीच, ये देख सकते हैं ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये इसके अक्ष की दिशा है, इसके बीच कोण कितना बना, थीटा बना। तो इस स्थिति में जब वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ये वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष और ये इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों के बीच अगर कुछ कोण बन रहा है, तो इस स्थिति में
इस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, बल युग्म कार्य करने लगता है और वो इस द्विध्रुव को, जैसे ये द्विध्रुव है तो इस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, अर्थात घुमाने का प्रयास करता है। तो क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर, तो ये ऐसे इसको घुमाने का प्रयास करता है, ये ऐसे। तो घुमाएगा कब, कोई चीज कब घूमती है ये हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जब उस पर कोई बल आघूर्ण कार्य कर रहा हो। तो इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो इसको क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। तो और कब तक कार्य करेगा, जब तक इसको क्षेत्र की दिशा में घुमा ना ले। तो अगर हमने इसको इस स्थिति में पकड़ के रखा हुआ है तो इस पर एक बल आघूर्ण लग रहा होगा, ठीक है। और अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये ऐसे घूम करके धीरे धीरे ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जो बल युग्म का आघूर्ण लग रहा है वो कितना लगता है, तो वो होता है टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो इसका फार्मूला और ये डेरिवेशन ये कहां से आया, तो वो पिछले वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं, सजेशन में है, या वीडियो की जो हमारे प्लेलिस्ट है, जो वीडियोज हैं उनमें जाकर के आप देख सकते हैं। एक समान वायुविद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण इस नाम से होगा। तो ये जो हमारा फार्मूला है ये निकल के आता है। अब यहाँ पर बता दें कि कौन सी चीज क्या है, टाउ क्या है, बल युग्म का आघूर्ण है जो इस पर कार्य कर रहा है। पी क्या है, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ई क्या है, एक समान वायुविद्युत क्षेत्र। साइन थीटा, थीटा क्या है, ये वाला कोण है। ये थीटा कौन सा कोण है, जो द्विध्रुव की दिशा जो उसके अक्ष से प्रदर्शित होती है और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच बना हुआ जो कोण है वो थीटा है, ठीक। तो इसमें पी और ई, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के लिए उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं बदलता है, बीच अर्थात जब आवेश बदलेगा तभी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बदलेगा या इनके बीच की दूरी बदलेगी। तो अगर ये दोनों चीजें नहीं बदल रही हैं तो उस वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा क्या हो गया, एक फिक्स क्वांटिटी हो गई, निश्चित क्वांटिटी हो गई। वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, ये भी चूंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र है और ये भी नहीं बदल रहा है, तो ये पी और ई दोनों क्या है, निश्चित है। अर्थात इस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण किस पर निर्भर करता है, थीटा पर। तो ये सब चीजें वहां पिछले वीडियो में भी बताई गई हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से समझ में आए ये डेरिवेशन, इसलिए बता दिया जा रहा है। तो टाउ किस पे निर्भर करेगा, थीटा पर। तो जैसे जैसे ये थीटा बदलेगा वैसे वैसे क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण भी बदलता जाता है, ठीक। तो ये चीज दिमाग में रखे रहेंगे तो हमको ये डेरिवेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आसान होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे थीटा बदलेगा अर्थात जैसे जैसे ये घुमाएगा इसको बल युग्म का आघूर्ण, इसको जैसे जैसे घुमाएगा इस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण जो होता है उसका मान भी कम होता जाता है, ठीक है। और जैसे ये ऐसे कर ले जाएगा इसको तो इसका टाउ थीटा क्या हो गया, इस स्थिति में इसकी भी दिशा द्विध्रुव की दिशा यही है और ई की भी दिशा यही है, तो थीटा 0 हो गया, तो इस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण 0 हो जाता है, ठीक है। तो मेन चीज हमको क्या ध्यान रखनी है कि थीटा बदलने के साथ साथ टाउ का मान अर्थात लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का मान भी बदलता रहता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो है अब देखते हैं जो हमको डेरिवेशन यहाँ पर करना है। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो डेरिवेशन हमारा आसान हो जाएगा समझना। एक समान वाह्य विद्युत क्षेत्र में हमारा ये एक समान वाह्य विद्युत क्षेत्र है जिसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, पैरेलल लाइंस से दिखाते हैं। ये चीज हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक समान वाह्य विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता क्या है, ई है। इसमें हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है वाह्य विद्युत क्षेत्र में। तो ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके दोनों आवेश -q और +q है। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो दिशा है, इसके अक्ष की दिशा और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, उनके बीच कोण कितना है, यहाँ पर हमने थीटा नॉट लिख लिया है जो डेरिवेशन में अभी चूंकि हमको रखना है। तो अर्थात जो वैद्युत द्विध्रुव है और विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये दोनों के बीच कोण कितना है, थीटा नॉट है प्रारंभिक कोण, ठीक। अब मान लेते हैं पहले से ही ये इस तरह से ये रखा है इसमें, ठीक। अब इस स्थिति से हमको ऐसे घुमाना है, अर्थात अब हम कह देते हैं अब यहाँ पर जैसे ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है ये,
अब ये हमारा ऐसे रखा है इस स्थिति में, ठीक, ये हमारा थीटा नॉट है। अब इस स्थिति से इसको हमको ऐसे घुमाना और हमने इधर घुमा दिया ये, तो इस पर जो बल आघूर्ण है, ठीक है, देख अब यहां पर हम बता देते हैं कि अभी हमने बताया कि अगर ये ऐसे रखा है तो इसको घुमाने के लिए जो इस पर बल आघूर्ण लग रहा हो, किधर लग रहा हो, इधर लग रहा होगा, इधर, ये इस दिशा में इसको घुमाने का प्रयास करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब हमने इसको और घुमा दिया, किधर, उसके विपरीत, इधर घुमा दिया। हमने क्या किया, इसको इधर घुमा दिया और इधर घुमा दिया। इसका अर्थ है कि जो बल आघूर्ण लग रहा था इस पर, ये इधर लग रहा था, अब हमने इसको और इधर घुमा दिया, तो हमको क्या करना पड़ा, क्योंकि बल आघूर्ण के विरुद्ध कार्य करना पड़ा, तो वो किया गया कार्य कितना हुआ, यही चीज हमको कैलकुलेट करनी है। वो कितना कार्य होगा, यही चीज हमको क्या करनी है, निकालनी है। तो अब हम लोग जो थीटा देखेंगे, थीटा हम विद्युत क्षेत्र की दिशा से लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये थीटा नॉट पहले था जब वो पहले से रखा हुआ था। अब हमने क्या किया, इस पर बल आघूर्ण इधर लग रहा था विद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब हमने क्या किया कि उसको थोड़ा सा और घुमा दिया उसके विपरीत, तो हमको कार्य करना पड़ा। तो कितना घुमाया हमने, तो इसको चूंकि ये कैसा रोटेशनल मोशन हो जाता है, अर्थात घूर्णन गति में हम लोग उसको कोण से भी नाप सकते हैं। तो पहले ये थीटा नॉट पे था, अब हमने यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा से ये थीटा नॉट कोण पे था। अब हम इसको और घुमा करके क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पे कर देते हैं, थीटा 1 कोण मान लेते हैं। अर्थात पहले कितना कोण था, थीटा नॉट, अब हमने और घुमा दिया तो यहां से ये कितना कोण बनाने लगा, थीटा 1 कोण बनाने लगा। तो प्रारंभिक स्थिति द्विध्रुव की कितनी थी, प्रारंभिक स्थिति कौन सी कोण थी, कौन सा कोण था प्रारंभिक स्थिति वाला, थीटा नॉट था। अब अंतिम स्थिति वाला कौन सा कोण हो गया, क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पे, थीटा 1, ठीक। तो यही दोनों स्थितियां हो जाएंगी। अर्थात जब ये थीटा नॉट पे था तो थीटा नॉट से इसके को थीटा 1 कोण तक ले जाने में कितना कार्य किया गया, यही चीज हम निकालेंगे। तो इसको हम यहाँ बना लेते हैं। तो ये देख सकते हैं जो हमारा मेन फिगर है, यहां से ऐसे बना देते हैं। ये हमारा द्विध्रुव हो गया, ये इसकी जो फाइनल स्थिति है, तो ये थीटा नॉट है और ये दूसरा कोण हमारा क्या है, ये यहां से ये क्या हो गया, थीटा 1। तो थीटा नॉट से थीटा 1 तक घुमाने में कितना कार्य किया गया, यही चीज हमको निकालनी है। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं सारी चीजों को। अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या चीज हमको करनी है वास्तव में, ठीक। तो अब जो हमारा कैलकुलेशन है हमारी, वो कैसे निकलेगी, तो इस वैद्युत द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र के भीतर घुमाने में किया गया कार्य का फार्मूला कैसे आएगा, ये चीज हम लोग जानते हैं, क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं। जो हमारी घूर्णन गति है होती है, उसमें किए गए कार्य के लिए हम लोग जो फार्मूला लिखते हैं, W = टाउ इंटू थीटा, यानी किया गया कार्य का क्या होता है, बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। याद आया, घूर्णन गति में किए गए कार्य का जो फार्मूला होता है वो होता है W = टाउ इंटू थीटा। टाउ का अर्थ है बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। जैसे हम लोग सरल रेखीय गति में किए गए कार्य का लिखते हैं, बल गुणे विस्थापन F.D ना, किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो हम लोग जानते हैं घूर्णन गति में क्या हो जाता है, बल की जगह क्या हो जाता है, बल आघूर्ण हो जाता है, और रेखीय विस्थापन की जगह क्या हो जाता है, कोणीय विस्थापन। अब आपको याद आ गया होगा, ठीक। तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं ना, इसको घूर्णन गति करा रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अब ये नहीं लगाएंगे, ये कौन सा लगाएंगे, कोणीय विस्थापन वाला, अर्थात घूर्णन गति में जो हम लोग कार्य का फार्मूला लगाते हैं। अब इसके साथ ही एक चीज और होगी, अब हम ये सीधे सीधे फार्मूला नहीं लगा सकते। कोणीय विस्थापन कितना हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं, पहले कितना था, थीटा नॉट था, ठीक। तो पहले एंगल कितना था, थीटा नॉट था, बाद में हमने कितना कर दिया, थीटा 1, कहां से, विद्युत क्षेत्र की दिशा से। तो कोणीय विस्थापन कितना हुआ, अगर हम देखेंगे तो कोणीय विस्थापन हमारा इतना हुआ,
थीटा वन माइनस थीटा नॉट कह सकते हैं। ये हमारा डेल्टा थीटा हो गया ना। तो किए गए कार्य के लिए हम लोग टाउ इनटू कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा इस तरह सीधे नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि जैसे जैसे ये थीटा बदल रहा है, अर्थात ये थीटा नॉट से थीटा वन की तरफ जा रहा है, तो इसका थीटा, क्योंकि टाउ किस पर निर्भर करता है? पी ई साइन थीटा। तो जब थीटा ये बदलेगा, अर्थात द्विध्रुव का जो कोण होगा, थीटा क्या है? द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र की दिशा से बनाया गया कोण। तो अगर हम इसको ऐसे इधर करेंगे तो थीटा वैद्युत द्विध्रुव का क्षेत्र की दिशा से बनाया गया कोण बदलेगा। तो अगर ये कोण बदलेगा तो टाउ का मान भी क्या होगा? बदलता रहेगा। तो हर एक क्षण क्या होगा? बदलता रहेगा। तो अगर बदल रहा है तो उस समय, अर्थात तो हमारा जो बल आघूर्ण है, अर्थात जो बल है वो हमारा कैसा? परिवर्ती है। तो यहाँ परिवर्ती बल आघूर्ण हो गया। तो परिवर्ती बल या परिवर्ती बल आघूर्ण के लिए हम लोग डायरेक्ट बल गुणे विस्थापन वाला फार्मूला, अर्थात W बराबर टाउ इनटू बल आघूर्ण गुणे कुल कोणीय विस्थापन नहीं लगा सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे? पहले एक अति सूक्ष्म विस्थापन करेंगे। अर्थात अगर ये हमारा विद्युत क्षेत्र है और ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव है, तो ये थीटा नॉट कोण था। अब इसको पहले एक हम अति सूक्ष्म विस्थापन करेंगे, और वो अति सूक्ष्म विस्थापन क्या होगा? इतना सूक्ष्म होगा जिसको हम कहते हैं डी थीटा। इतना सूक्ष्म विस्थापन करेंगे कि उस सूक्ष्म विस्थापन के दौरान ये टाउ ना बदले। ठीक है, तो एक अति सूक्ष्म विस्थापन डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य हम लोग पहले निकालेंगे। ठीक, इसके बाद अब कहां से कहां तक ले जाना है ये कार्य हम लोग करेंगे। तो इसको हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तो इसको कर लेते हैं यहाँ पर, और इसका रिजल्ट क्या आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर तो द्विध्रुव को एक अति सूक्ष्म विस्थापन डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो ये जो कार्य होगा, ये चूंकि बहुत सूक्ष्म विस्थापन किया, तो हमने ये कार्य भी कैसा होगा? अति सूक्ष्म कार्य किया गया, अति सूक्ष्म कार्य इसे हम कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डी डब्ल्यू। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो डी डब्ल्यू इक्वल क्या हो जाएगा? टाउ इनटू डी थीटा। अब ये सूक्ष्म कार्य आ गया। अब हमको कहां से कहां तक ले जाने में कार्य कराना था। तो थीटा नॉट पहली स्थिति थी और थीटा वन क्या है? अंतिम स्थिति। तो पहली स्थिति थीटा नॉट और अंतिम स्थिति थीटा वन। तो थीटा नॉट से थीटा वन ले जाने में, अर्थात जो हम घूर्णन गति में किसी जो हमारी वस्तु घूर्णन कर रही है उसकी स्थिति को कैसे व्यक्त करते हैं? कोणीय विस्थापन से व्यक्त करते हैं, कोणीय स्थिति से। तो पहले उसकी कोणीय स्थिति क्या थी? थीटा वन। फिर अंतिम कोणीय स्थिति क्या है? थीटा वन है। तो थीटा नॉट से थीटा वन तक घुमाने में किया गया कार्य हम निकालेंगे, यही कुल कार्य हो जाएगा। अतः द्विध्रुव को अब हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, कोणीय विस्थापन थीटा नॉट, तो सीधे लिख देते हैं थीटा नॉट से थीटा वन तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। कुल कार्य के लिए अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, थीटा नॉट से थीटा वन डी डब्ल्यू, थीटा नॉट से थीटा वन टाउ इनटू डी थीटा। ठीक, तो ये इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, ये टोटल कार्य कुल हम इसको सीधे लिख लेते हैं। जो भी कार्य आएगा वो कुल कार्य हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा नॉट से थीटा, और टाउ का मान क्या रखेंगे? टाउ क्या है? उस पर लगने वाले बल योग का आघूर्ण, जिसका फार्मूला क्या होता है? पी साइन थीटा डी थीटा। ये हम लोग जानते हैं।
अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में हम लोग जानते हैं कि जो चीज कांस्टेंट होती है वो बाहर आ जाती है। तो द्विध्रुव के लिए ये p का मान नहीं बदलता है क्योंकि उसमें ना आवेश बदल रहा है इस पूरे कार्य के दौरान और ना ही उनके बीच की दूरी, तो द्विध्रुव आघूर्ण हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र हमारा एक समान है ही है, वो नहीं बदल रहा, तो ये दोनों चीजें बाहर आ जाएंगी समाकलन के थीटा नॉट से थीटा साइन थीटा डी थीटा। हमको समाकलन किसका करना है? साइन थीटा करना है। तो साइन थीटा का जो समाकलन होता है बच्चों वो होता है माइनस कॉस थीटा। तो जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको याद है, जो बायो वाले बच्चे हैं उनको याद करना पड़ेगा। समाकलन इसका माइनस कॉस थीटा और इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट रख देंगे, तो ये हो गया हमारा W। अब हम इसको इधर लिख देते हैं। अब चूंकि ये माइनस है तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, ये बाहर ले लेते हैं, तो W बराबर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस PE कॉस थीटा और यहाँ लिमिट रखेंगे थीटा नॉट से थीटा 1 तक। अब ये माइनस PE यहाँ लिमिट रखेंगे तो पहले अपर लिमिट रखी जाती है, कॉस थीटा 1 हो जाएगा, थीटा की जगह रखेंगे माइनस, अब थीटा की जगह क्या रखेंगे? थीटा नॉट रखेंगे, तो लोअर लिमिट हो गई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, ये हमारा हो गया W। अब यहाँ पर माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? PE कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस, कॉमन ले ले तो इसको अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, इधर लिख दिया हमने, और ये प्लस वाला माइनस हो गया कॉस थीटा 1, ये हो गया हमारा W। तो ये किया गया कुल कार्य का हमारा क्या आ गया? फार्मूला आ गया, यानी थीटा नॉट से थीटा 1 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो ये हमारा जो फार्मूला है, किसी भी फार्मूले को याद रखते समय बच्चों, फार्मूला तो याद ही हमको, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं फार्मूला उनको याद रहता है लेकिन जब न्यूमेरिकल आता है तो उसमें याद नहीं आता कि इसी फार्मूले पे लगेगा। क्यों नहीं याद आता है? क्योंकि फार्मूले को उन्होंने अच्छी तरीके से समझा नहीं है। तो फार्मूले को याद करने के साथ ही साथ उसको अच्छे तरीके से समझ लें कि कौन सी चीज फार्मूले में क्या प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर P क्या है ये हम लोग जानते हैं, द्विध्रुव जो है उसका आघूर्ण E क्या है जो वैद्युत क्षेत्र है, थीटा नॉट और थीटा 1 क्या है, ये मेन चीज है। थीटा नॉट क्या है? द्विध्रुव की प्रारंभिक स्थिति, कौन सी? कोणीय स्थिति, अर्थात द्विध्रुव द्वारा वैद्युत क्षेत्र से बनाया गया कोण, वो जो पहले जिस स्थिति में था वो है थीटा नॉट, और थीटा 1 क्या है? अंतिम स्थिति, अर्थात द्विध्रुव द्वारा क्षेत्र की दिशा से बनाया गया कोण अंतिम स्थिति में, तो हमारा क्या है? थीटा 1 है। तो ये फार्मूला नोट कर लें। अब इसका एक और रूप होता है, उसको हम लोग नोट करेंगे। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आराम से जब ये चीज आ जाए समझ में तो इसको नोट कर लें कॉपी में। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और दूसरे रूप में देखेंगे इस फार्मूले को। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो इसकी कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, जैसे इसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य हम देखेंगे। तो ये हमने लिख दिया है, हम इसको एक समझा देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो क्षेत्र की दिशा का अर्थ है कि जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है, जैसे इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है, अगर वैद्युत द्विध्रुव उसी दिशा में है, अर्थात ये वैद्युत द्विध्रुव हमारा इसी दिशा में है, तो थीटा प्रारंभिक थीटा क्या बनेगा? 0 डिग्री। थीटा हमारा क्या बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। और प्रारंभिक कोणीय स्थिति को हम लोगों ने किससे प्रदर्शित किया था? थीटा नॉट से। तो थीटा नॉट हमारा क्या बनेगा? 0 डिग्री बना। अब उस स्थिति से थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, तो थीटा 1 जो हमारा था अंतिम स्थिति थी, तो प्रारंभिक 0 है, तो अंतिम को हमने क्या मान लिया? थीटा 1 बराबर क्या मान लिया? थीटा, क्योंकि आपके बुक में फार्मूला इसी रूप में दिया है। तो थीटा 1 क्या मान लिया हमने? थीटा। तो थीटा 1 बराबर अगर थीटा ले लेते हैं तो इस फार्मूला क्या बन जाएगा? तो थीटा नॉट बराबर 0 हमने रख दिया प्रारंभिक स्थिति, और अंतिम स्थिति क्या है? थीटा 1 बराबर थीटा। तो cos 0 का मान हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो ये फार्मूला कब लगाएंगे हम लोग? तो क्षेत्र की दिशा से थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, क्षेत्र की दिशा में ये था, अब अगर इसको हम थीटा डिग्री घुमा दें तो उस स्थिति में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो ये फार्मूला अक्सर पूछा जाता है। तो W बराबर P 1 माइनस कॉस थीटा वाला जो फार्मूला हमारा है
ये इसी का एक रूप है। तो ये हमारा जनरल फार्मूला है, ये वाला हमारा सबसे जनरल फार्मूला हमारा ये है, और इसके बाद ये फार्मूला है। तो कभी कभी आप बुक में देखेंगे ऐसे सवाल, दो तरीके से सवाल पूछे गए होते हैं। तो कैसे होते हैं? तो पहला जो सवाल होता है कि वैद्युत द्विध्रुव को 30 डिग्री से 60 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य बताइए। ठीक है, तो हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है 30 डिग्री पर स्थित है। अब 30 से 60 तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला, थीटा नॉट बराबर 30 रखेंगे और थीटा 1 बराबर 60 रखेंगे। प्रारंभिक 30 है और अंतिम 60 है। लेकिन कभी कभी ये पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 60 अंश घुमाने में किया गया कार्य। तो जब क्षेत्र की दिशा से पूछा जाए, तो अगर आपको फार्मूला समझ में आया है क्षेत्र की दिशा के लिए थीटा नॉट 0, नहीं तो अगर हमको जनरल फार्मूला ये याद है, इसके अलावा ये क्षेत्र की दिशा से घुमाने में किया गया कार्य, तो ये वाला लगाएंगे। तो वहां पर एक ही एंगल दिया रहेगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो वहां पे 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा का मान क्या रखेंगे? 60 रखेंगे। समझ में आया ना? तो 60 अंश घुमाने में किए गए कार्य, ये फार्मूला लगाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा तो दोनों फार्मूले कब कौन सा फार्मूला हमको यूज करना है। अब इसी फार्मूले से दो विशेष स्थितियां और हम देखेंगे। विशेष स्थितियां क्षेत्र की दिशा से, तो जब द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से घुमाने में किया गया कार्य पूछा जाए, तो पहली स्थिति है क्षेत्र की दिशा से 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य। तो क्षेत्र की दिशा शब्द आ गया, तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। तो क्षेत्र की दिशा से 90 अंश घुमाने में, तो cos 90, जैसे हमने कहा 60 अंश घुमाने में, तो यहाँ सीधे थीटा 60 रख देंगे। लेकिन 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य, तो जब 90 रखेंगे तो PE 1 माइनस cos 90, cos 90 का मान हम लोग जानते हैं 0 होता है। तो ये पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। तो PE से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो PE आएगा। तो कितना आंसर आ गया? W बराबर PE। तो क्षेत्र की दिशा से 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य हमारा क्या आ गया? PE। इसी का जो दूसरी स्थिति है 180 अंश घुमाने में किया गया कार्य। कहां से? क्षेत्र की दिशा से। ठीक है, तो 180 अंश घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे, तो W बराबर PE 1 माइनस, यहाँ क्या रख देंगे? थीटा बराबर 180 डिग्री। तो 180 अंश का मान क्या होता है? -1। तो यहाँ देख सकते हैं W बराबर PE 1 माइनस, और cos 180 अंश का मान -1 रख दिया हमने। माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 1 + 1 2 हो गया, तो PE × 2, तो W बराबर 2PE। ठीक है, तो यहाँ पर 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य कितना आएगा? PE, और 180 अंश घुमाने में किया गया कार्य कितना आएगा? 2PE। ठीक है, तो कभी कभी ये चीजें डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में जो हमारा ऑब्जेक्टिव आता है, या 1 मार्क क्वेश्चन आता है, उसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश क्षेत्र की दिशा से 90 अंश घुमाने में कार्य करना पड़ेगा। तो वहां दे देगा PE 2PE 0 P/2, इस तरह से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? PE। अब क्षेत्र की दिशा से 180 अंश घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो वहां पर 2PE वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये जो हमने बताया अब तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने से पूरी चीजें अपने से समझ के याद करें, लिख लें और नोट्स बनाते रहें और पढ़ते रहें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग बच्चों जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को अगर किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा है, जिस भी स्थिति में है, उस स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। ये हमारा अगला जो टॉपिक होगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।